जय हिंद क्लास। मैं शिवम कुमार ठाकुर अब पार्ट 2 में आपको बताऊंगा ईस्ट पाकिस्तान के वॉर के बारे में, किस तरह से इससे हम हमारा 1975 में जाके इमरजेंसी लगाई इंदिरा गांधी। कहीं माना जाए तो यहीं से शुरुआत हुआ इमरजेंसी लगने की। क्या बात थी जिसके कारण इमरजेंसी लगा, क्या प्रभाव पड़ा वॉर से हमारे देश को, क्योंकि जब जानते ही जब वॉर होता है सिर्फ वो दो कंट्री के बीच में नहीं होता और नेबर कंट्री उससे इफेक्ट होती, तो हमारी कंट्री ने तो इन्वॉल्व हुआ था उस वॉर में, हमारी कंट्री इन्वॉल्व थी। जब इन्वॉल्व थी तो भाई कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा, कुछ ना कुछ हमें भी डैमेज पड़ेगा। तो क्या हुआ, तो हम शुरुआत से पढ़ते हैं। 1947 में हम जानते हैं दो कंट्री सामने आती है, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान को हमेशा डेमोक्रेसी चाहिए होता है, लेकिन उस समय 1947 से देखा जाए पाकिस्तान में डेमोक्रेसी से सिचुएट नहीं हो पाती, इस तरह से आती नहीं। कभी कोई प्रेसिडेंट बन जा रहा है, कभी कोई प्राइम मिनिस्टर बन जा रहा है, कोई कभी जनरल दूसरे प्रेसिडेंट बता के खुद प्रेसिडेंट बन जाता है, तो नहीं। तो शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीब रहमान, नोट करते जाइएगा, नोट्स बनाते रहिए। शेख मुजीबुर रहमान जो वेस्ट पाकिस्तान में काफ़ी अच्छे व्यक्ति थे, उस समय के काफ़ी प्रभावशाली थे। उनके भाषण पे, उनकी भाषण मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत प्रभावशील थी। तो वहाँ से वेस्ट पाकिस्तान से वो डेमोक्रेसी से मांग करते कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान और जो है वेस्ट पाकिस्तान को काफ़ी दबाता था। उनके लैंग्वेजों में थोड़ी बंगालीपन होने की वजह से उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था। तो शेख मुजीबुर रहमान डेमोक्रेसी की मांग करते हैं। तो 1970 में जाके याहया खान जो होते हैं वहाँ के मेजर याहया खान कहते हैं इलेक्शन कराने के लिए। इलेक्शन होता है 1970 में, 300 सीट की इलेक्शन होता है, 300 सीट की इलेक्शन होता है। इसमें से शेख मुजीबुर रहमान 160 सीट जीत जाते हैं और बहुमत इस वेस्ट पाकिस्तान से 160 सीट जाते हैं और बहुमत की सरकार 151 में बन जाती है। बहुमत 151 था उस समय, 160 पे जीत जाते हैं। और जो तब वहाँ के याहया खान और जुल्फिकार अली भुट्टो उनको शपथ नहीं लेने देते हैं, प्रधानमंत्री नहीं लेने देते हैं। तो 7 मार्च 1971 में वो भाषण देते हैं शेख मुजीबुर रहमान, नोट कर लीजिए, 7 मार्च 1971 वो भाषण देते हैं, जिसके तहत ये कहते हैं कि हमें एक नया राष्ट्र चाहिए, मतलब हमें एक नया देश चाहिए जो आज बांग्लादेश है। तो इसी पे याहया खान आप एक तरह से कह सकते हैं गुस्सा जाया करते हैं और वो वॉर डिक्लेयर कर देते हैं 25 मार्च 1971 वो वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। जब वो वॉर डिक्लेयर करते हैं, उस वॉर का एक तरह से नाम रहता है ऑपरेशन सर्च लाइट। ऑपरेशन सर्च लाइट, ऑपरेशन सर्च लाइट वॉर होता है। तो बांग्लादेश में वॉर होता है, तब काफ़ी मर्डर होते हैं, काफ़ी रेप होते हैं, समझ लीजिए छोटी छोटी बच्चियों का रेप होता है, काफ़ी गंदे तरीके से मर्डर होते हैं। 1 करोड़ आसपास वहाँ के लोग बांग्लादेश से निकल के हमारे भारत आ गए। तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्योंकि उस समय इंडिया 1960 वॉर खुद जूझ रहा था। 1962 जो वॉर जो इंडो चाइना वॉर हुआ था उससे खुद जूझ रहा था। इकोनॉमिक वैसे भी हालात नहीं सही थे उस समय हमारे भी। तो 1 करोड़ लोग को आने मतलब समझ रहे हैं, खाना पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, उनकी इलाज की व्यवस्था, सब व्यवस्था करनी पड़ती थी। तो वहाँ पे एक संगठन बना था, उस संगठन का नाम था मुक्ति बाहिनी। इरेज कर दूं, मुक्ति बाहिनी। मुक्ति बाहिनी संगठन, ये संगठन
बांग्लादेश में वॉर लड़ रही थी। भारत 7-8 मंथ तो वॉर नहीं लड़ा, लेकिन इस संगठन को काफ़ी फाइनेंशियल हेल्प भी किया और उनके सैनिकों को ट्रेनिंग भी दिया। इस तरह से भारत 7-8 मंथ इन्वॉल्व नहीं किया, लेकिन भारत ने 7-8 मंथ क्यों कुछ नहीं बोला, रीज़न आता है। तो पहला पॉइंट इसमें रख सकते हैं कि भारत ने 7-8 मंथ क्यों नहीं किया, क्योंकि उस समय हमारे यूएसएसआर से एग्रीमेंट नहीं हुआ। उस समय तक यूएसएसआर ने हमारे से एग्रीमेंट भी नहीं किया था, तो बाद में जाके हुआ, हमको पता है। दूसरा रीज़न कह सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ सिर्फ पाकिस्तान तो था, लेकिन पाकिस्तान इस लड़ाई को ले जाके इंटरनेशनल मंच पे ले जाना चाहता था। इंटरनेशनल मंच पे ये ले जाना चाहता था ताकि यूएसए, चाइना सब इंक्लूड करे। और उस समय चाइना भी पाकिस्तान के साथ था, एक तरह से यूएसए भी उस समय पाकिस्तान के साथ था। ये भारत में प्रॉब्लम आ रही थी। उस समय हमारे कह सकते हैं एक तरह से जनरल थे मानिक शाह। जब इंदिरा गांधी ने कहा कि उनसे लड़ने के लिए, वॉर लड़ने के लिए पाकिस्तान, तो मानिक शाह ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि अभी अगर हम लड़ेंगे, अभी अप्रैल का मंथ चल रहा है, अगर हम अभी लड़ेंगे वॉर तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, हमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो 7-8 मंथ के लिए वॉर रुक गया। उस समय 3 दिसंबर को पाकिस्तान अपने हवाई जहाज़ से हमारे एयर फोर्सेस पे हमला करता है। तब इंदिरा गांधी जनरल अरोड़ा से कहती है कि अब पाकिस्तान ने कोई मुद्दा नहीं छोड़ दिया कि हम इस पे युद्ध क्यों करें, अब कोई वजह नहीं रहेगी कि पाकिस्तान से वॉर क्यों करें। तो इंडिया कह सकते हैं कि 5 दिसंबर को वॉर स्टार्ट कर देती पाकिस्तान से, अपने एयरफोर्स को भेजती है कराची तरफ, और कराची में धूप, बहुत भयानक दृश्य आ जाता है, मतलब सब कुछ तबाह कर देती। 3-4 दिन तक कराची जलता रहता है, 3-4 दिन तक कराची जलता रहता है। और उस समय भारत, उसी बीच भारत का जो होता है यूएसएसआर एग्रीमेंट भी हो जाता है, जिसमें डीपी धर साहब जाते हैं। डीपी धर काफ़ी अच्छे व्यक्ति थे, काफ़ी विश्वसनीय थे, इंदिरा गांधी काफ़ी भरोसा करती थी जिन पे इंदिरा गांधी। डीपी धर वो जाते हैं यूएसएसआर राजदूत तरह काम करते रहते हैं, वो भी, तो एग्रीमेंट हो जाता है यूएसएसआर से इसी बीच। तो कराची में काफ़ी माहौल ख़राब कर देती भारत। भारत का एक तरह से कह सकते हैं कि फिर भारत की सबसे अच्छी उस समय सबमरीन हुआ करती थी, MAN विक्रांत, सबसे अच्छी सबमरीन थी भारत की। ये एक तरह से समझ लीजिए बांग्लादेश में पोषण है, इधर हमारी सबमरीन सब पाकिस्तान आर्मी को भगा रही थी, मार रही थी, भगा रही थी। तो पाकिस्तान को एक खबर चला गया, पाकिस्तान को ये खबर चला गया कि वहाँ पर भारत की सबसे अच्छी सबमरीन है। तो पाकिस्तान ने अपना PNS गाजी को भेजा मारने के लिए। PNS गाजी यहाँ से निकलती है, यहाँ पहुँचती है, तभी भारत पता चल जाता है। तो भारत बड़ी मुश्किल संकट में फंस जाता है, उस समय क्या करे। तब उस समय एक सब जनरल ने मिलकर आइडिया निकाला कि उस समय एक हमारी और जहाज थी MAN राजपूत, जो विशाखापट्टनम में खड़ी थी, जो खराब थी, वो काम चल रहा था। तो लोगों ने कहा कि इसी को MS विक्रांत बना के वॉर लड़ते हैं। वॉर लड़ा गया, हमारी खराब जहाज ने PNS गाजी को मार के डुबा दिया। सोच लीजिए, हमारी खराब जहाज ने PNS गाजी, जो USA से खरीदा था पाकिस्तान, उसको मार डुबा दिया। अब भाई USA के जहाज को मारा है, तो बवाल तो होना ही था। बवाल क्या होता है कि USA सुपर पावर था उस समय, भारत ने ना न्यूक्लियर टेस्ट भी किया था, अपना नहीं किया था। तो उस समय हम कह सकते हैं कि अपना USA हम भारत की तरफ आता है अपना 7वां बेड़ा लेके, उधर से ब्रिटेन भी आ जाता है भारत की तरफ ईगल लेके। तब हमने अपना USSR के एग्रीमेंट का फायदा उठाया और USA को भी हमने मदद के लिए बुलाया, तो USA भी आ जाता है अपना 40वां बेड़ा लेके। USSR 40वां बेड़ा। तब
हम बच जाते हैं और यूएसए उधर ब्रिटेन चली जाती है। तो उसके बाद पाकिस्तान 6 दिसंबर को हम पाकिस्तानी सेना को हराते हैं और बांग्लादेश मतलब वेस्ट पाकिस्तान को स्वतंत्र राज्य बनाते हैं। 6 दिसंबर को स्वतंत्र देश बनाते हैं। 13 दिसंबर को हम पाकिस्तान को घेर लेते हैं और 16 दिसंबर को पाकिस्तान समर्पण कर देता है करता है, ये कह सकते हैं। उस समय के जनरल हमारे जनरल अरोड़ा रहते हैं, जो उस वॉर में हम पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत अच्छे अरोड़ा। तो आप सबको पता है उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो इंदिरा गांधी से मिलने आती है, सिमरा एग्रीमेंट होता है 1972 में। और जो पीएन हस्कर सर हम लोगों के लंदन ही में तैयार हो गया था। पीएन हस्कर जो उस समय के सिक्योरिटी प्रिंसिपल थे इंदिरा गांधी के, उस समय तैयार हो गया था हमारे लंदन ही में। लेकिन आए वो सिमला एग्रीमेंट हुआ 1972 में और ये प्रस्ताव रखा गया कि हम आपके शहरों को छोड़ देंगे, आपको शहर जो एक्यूपाइड किए उसको छोड़ देंगे। आपको एक वादा करना पड़ेगा कि पाकिस्तान जो है वेस्ट पाकिस्तान को एक नया स्वतंत्र देश का दर्जा देगा। बोला ठीक है, स्वतंत्र दे देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। जुल्फिकार अली भुट्टो मान गए और ये कहा कि जो हमारे जम्मू कश्मीर का विवाद है, जो हम लोग डिस्प्यूट्स हैं, उसको हम खुद सॉल्व कर लेंगे। हम कभी इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय मंच पे कभी नहीं जाएंगे। जुल्फिकार अली भुट्टो तैयार हो गए। इस तरह से हम बांग्लादेश स्वतंत्र देश का दर्जा दिला देते हैं। उस समय एक शेख मुजीबुर रहमान एक नारा लाते हैं, मुजीबिज्म, और टॉपिक सही है मुजीबिज्म। इसमें कहते हैं कि हम नेशनलिज्म, इंदिरा गांधी से कहते हैं कि हम नेशनलिज्म रखेंगे देश को, डेमोक्रेसी हमेशा मेंटेन रहेगी, सेक्युलरिज्म रहेगा और सोशलिज्म रहेगा। ये चारों चीज हमेशा हमारे देश में बरकरार रहेगी, ये नारा देते हैं। तो पहला हमने देख लिया कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के वॉर के बारे में जान गए कि क्या हुआ था इस समय। अब हम यहीं से कह सकते हैं कि दौर शुरू हो गया था इमरजेंसी वाले हमारे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे दौर शुरू हो गए थे इमरजेंसी लगने वाले। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होता है गुजरात। गुजरात में ऐसा क्या हो गया वो पार्ट 3 पढ़ेंगे, तो थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। गुजरात क्या हुआ? गुजरात में का हाल ये था कि वहां के जो सीएम थे चिरमन भाई पटेल, देखिएगा चिरमन भाई पटेल, यहाँ इतना विवाद बढ़ गया था, इनको लोग बुलाते थे, मतलब उस समय कांग्रेस में करप्शन का आरोप लग गया था, उनको लोग बुलाते चिरमन भाई चोर पटेल। सोच लीजिए, चिरमन भाई पटेल। और कह सकते हैं कि ये सब उसी वॉर से दौरान सब निकलते हुए क्राइसिस थे। मतलब वो जब वॉर हुआ हमारा, तो हम वॉर जब हुआ तो भाई वॉर हुआ, इकोनॉमिक तो इफेक्ट करेगी, तो क्राइसिस हुई इकोनॉमिक की। हमारे उस समय मानसून भी नहीं आया, भारत में एग्रीकल्चर रुक गया था उस समय, काफ़ी कुछ हो गया, ऑयल क्राइसिस हो गया भारत में। तो उस समय गुजरात में 20 से 30% सरकार महंगाई बढ़ा देती है, 30 या 40 या 50% इस तरह से महंगाई बढ़ाती है, इन्फ्लेशन कुछ ज़्यादा हो जाते हैं। तो वहाँ के जो स्टूडेंट तो आंदोलन करते हैं, उस आंदोलन का नाम रहता है नव निर्माण आंदोलन। नव निर्माण आंदोलन इसका नाम रहता है। और कैसे इस तरह से यहाँ गुजरात का विधानसभा टूटा, फिर कब इलेक्शन हुआ, फिर कौन पार्टी जीती जनता पार्टी। लेकिन कैसे जीती, कौन कौन अमेंडमेंट लाई इंदिरा गांधी, ये सब हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।